हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि भाई मैं जो क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, कुछ सीरीज़ को मेरे को स्टार्ट करना है यूट्यूब पे, तो आप लोग मुझे अपने सजेशंस बताइए कि आप लोगों को कैसी क्लासेस चाहिए, आपको थ्योरी चाहिए, आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए, आपको कैसी क्लासेस की नीड है, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, ताकि आप लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी क्लासेस को बनाऊँ और उसको लेकर आऊँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे सजेशन दिया। कुछ ने कहा कि मैम थ्योरी क्लास लेकर आओ, कुछ ने कहा मैम प्रैक्टिस की क्लासेस लेकर आओ, है ना। तो काफ़ी सारे मुझे सजेशन मिले, काफ़ी सारी थ्योरीज, काफ़ी सारी है ना क्लासेस का आइडिया मुझे बच्चों ने दिया है, काफ़ी सारी यूनिट्स के बारे में बताया है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपका हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, ऐसे कुछ यूनिट्स हैं जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लग रही है, तो बच्चों ने मुझे वो भी बताया। तो जो भी आपके सजेशन आप लोगों ने मुझे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आपकी क्लासेस जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज करके बता दिया था कि पहले हम कुछ दिनों तक हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। जो भी आपने मुझे यूनिट्स बताई है, जिन यूनिट में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है प्रैक्टिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन यूनिट्स के हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में आजकल ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट आपसे पूछने लगे हैं। ठीक है, तो हम उन नए जो आपके ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो 2023 में पूछे गए हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर हायर एजुकेशन है, आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो उनके हम पहले प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर हम जो भी आपने थ्योरी के लिए मुझे यूनिट्स बताई है उनके अकॉर्डिंग मैं नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ, तब तक फिर हम थ्योरी की क्लासेस करेंगे और उसके बाद में जब आपके एग्जाम और पास में आ जाएंगे तब हम वापस से फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये 3 सेट में हमारी जो सीरीज़ है अब यूट्यूब पे वो रहने वाली है और आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही ये पूरी सीरीज़ जो है वो चलने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वहाँ पर हम प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन को हम आज की क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देती हूँ। हिंदी नारी जो है वो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी नया कोर्स चल रहा है, कोई भी नया डिस्काउंट आ रहा है, उन सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको हम टेलीग्राम पे ही अपलोड करते हैं, तो वो आपको सारी हमारे टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम पे हिंदी नारी, तो वहाँ पे आपको हमारा चैनल जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो हर्षिता राठौर यूजीसी नेट फैकल्टी। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप मुझसे अपने सवाल भी पूछ सकते हो, क्वेरीज भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भी अपलोड करती रहती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ में कोई भी डिस्कशन होता है मेरा, वो मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही होता है। तो आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम पे हर्षिता राठौर यूजीसी नेट फैकल्टी। वहाँ पे आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो दिख जाएगा, मेरी फोटो लगी हुई है, तो आप पहचान जाओगे ये मेरा ही चैनल है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों ही चैनल्स को। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको पेपर 1 का कोर्स लेना है तो पेपर 1 का कोर्स जो है वो भी चल रहा है दिसंबर के लिए भी। ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है हमारा एचएन अध्ययन, उस पर ऑलरेडी बैचेस जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अगर कोर्स में एनरोलमेंट लेना है तो आप HR मेरा कूपन कोड है, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बैच का जो प्राइस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सस्ता रखा हुआ है, मिनिमम से मिनिमम रखा हुआ है, ताकि सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सकें। लेकिन फिर भी आपको और ऊपर से और डिस्काउंट चाहिए उस कम प्राइस में भी, तो आप HR कूपन कोड लगा सकते हो, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी बैचेस के बारे में, टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो अगर आप है ना इसमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। आपकी जो आज की क्लास है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के हम कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड सैंपल इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैंपल एंड अ हैप्पहज़ार्ड सैंपल, यानी कि निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से किस में प्रतिदर्शन को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिदर्शन कहा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा आपसे जो सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम के अंदर, वहाँ पे आपसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पूछने लगे हैं कि ये जो सैम्पलिंग है इसका और नाम क्या है, यानी कि इसको और दूसरे नामों से किन और दूसरे नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड और कन्वीनियंट सैम्पलिंग, इन चारों में से कौन सी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या फिर हैप्पहज़ार्ड सैम्पलिंग। इन चारों में से हम किसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या फिर हैप्पहज़ार्ड सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो
तो पर्पसिव सैम्पलिंग को हम एक्सीडेंटल भी नहीं बोलते हैं, ना ही हैप्पहज़ार्ड बोलते हैं, कोटा सैम्पलिंग को भी नहीं बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड को भी नहीं बोलते हैं। जो आपकी कन्वीनियंस के आधार पर यानी कि सुविधाजनक प्रतिचयन जो आपका होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो आपकी होती है उसको हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या फिर हैप्पहज़ार्ड सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, जब हमको सैंपल चूज़ करना है, हमको हमारी रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के लिए हमको कुछ ना कुछ सैंपल चूज़ करना पड़ेगा। भाई सैंपल चूज़ करेंगे, उन सैंपल से ही तो हम हमारा डेटा को कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद में ही तो हम आगे का रिसर्च का काम कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको सैंपल की ज़रूरत होगी। हम पूरी पॉपुलेशन पे, पूरी जनसंख्या पे तो रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इतने करोड़ों की आबादी है। ठीक है, तो इतने करोड़ों की आबादी पे हम अपनी रिसर्च नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको उन करोड़ों की आबादी में से कुछ है ना, कुछ परसेंट जनसंख्या जो है वो लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ हिस्सा जो है उस जनसंख्या का लेना पड़ेगा, और उसको ही हम कहते हैं सैम्पलिंग। यानी कि सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी पूरी जनसंख्या है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसके ऊपर हम हमारी रिसर्च करते हैं, और फिर जो भी उसका आंसर निकल के आता है वो हम ये कहते हैं कि भाई इतने, ये जो हमारा ये जो इतना सैंपल है, सपोज इतना कोई सैंपल लिया है मैंने, इस सैंपल पे जो भी मेरा रिजल्ट आया है, अब मैं ये कहूँगी कि इतने सैंपल पे ये रिजल्ट आया है, यानी कि बाकी की पॉपुलेशन पे भी इस रिजल्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिसर्च जो है वो करी जाती है, लेकिन उसके लिए सैंपल चूज करना जरूरी होता है। अब सैंपलिंग के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से हम सैंपल को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो कन्वीनियंस सैंपलिंग इसका आंसर दे रखा है, यानी कि कन्वीनियंस यानी कि सुविधाजनक। आप अपनी सुविधा के अनुसार जब सैंपल को चूज करते हो उसको कहते हैं सुविधाजनक सैंपलिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, रिसर्च करने में मेरे को देखना है कि सपोज बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में मेंटेलिटी को मेरे को चेक करना है कि भाई लड़कों के और है ना लड़कियों के बारे में जो मेंटेलिटी है लोगों के मन में वो कैसी है, वो लड़कों को कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है, लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है उनके। ठीक है, तो ये समाज के लोगों के बारे में मेरे को वो सर्च करना है, वो रिसर्च करनी है। अब मेरे को ये रिसर्च करने के लिए कुछ तो लोग हैं जो मेरे घर से बहुत दूर दूर रहते हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मेरे स्टेट से अलग स्टेट में रहते हैं, और कुछ जो लोग हैं वो मेरे आसपास की है ना गली किनारों में ही रहते हैं, मेरे आसपास की सोसाइटी में ही रहते हैं। मैं ये सोचूंगी भाई मैं इतने 50 किलोमीटर दूर तक जाऊंगी, मेरा पेट्रोल जलाऊंगी, टाइम जलाऊंगी, इससे तो अच्छा जो मेरे घर के 2 गली छोड़ के जो आदमी रह रहा है मैं उससे पूछ लूंगी, वो मेरे लिए सुविधाजनक रहेगा, वो मेरे लिए आसान रहेगा, ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे जो मैं सैंपल को चूज कर रही हूँ, फिर उनसे सैंपल से मैं क्या करूंगी, अपना डेटा कलेक्ट करूंगी। तो ऐसी सैंपलिंग को बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, सुविधाजनक प्रतिचयन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल इट वुड कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो जितने भी चारों ऑप्शन है ये भी साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि आपसे बार बार रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। इंटरनल वैलिडिटी जो है, ये एक वैलिडिटी ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल एनटीए का फेवरेट टॉपिक हो चुका है। हर बार एग्जाम में वैलिडिटी या तो इंटरनल वैलिडिटी या एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसके टाइप्स, इसको कौन कौन सी चीज़ें इसको थ्रेट कर रही है, इन सारे टॉपिक्स पे आजकल क्वेश्चन जो है वो आपसे बार बार रिपीट होकर पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो ये ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बात करता है पहले वो समझते हैं। जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्शन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इससे आंतरिक वैधता के आंतरिक जो आपकी वैधता होती है उसको निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है, सिलेक्शन थ्रेट, एट्रिशन थ्रेट, हिस्ट्री थ्रेट या फिर टेस्टिंग थ्रेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो रिसर्च करते टाइम पे मैंने बताया कुछ ना कुछ मेरे को पार्टिसिपेंट की ज़रूरत होगी भाई, यानी कि मेरे सैंपल होंगे जो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे और उनके आधार पे फिर मैं डेटा को कलेक्ट करूंगी। ठीक है, मेरे को लड़के और लड़कियों की मानसिकता क्या है, लोगों के मन में वो चेक करना है। तो मैं जो भी लोगों को चूज करूंगी वो मेरे क्या होंगे, रिसर्च में पार्ट करने वाले होंगे, मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेंट होंगे, जो मेरी रिसर्च में हिस्सा लेंगे, भागीदार होंगे। ठीक है, अब वो मेरे पार्टिसिपेंट कहलाएंगे। लेकिन मेरी रिसर्च का टाइम है कि भाई मेरे को पूरा 1 साल के लिए इनकी ज़रूरत है, पूरे 1 साल तक या फिर 6 महीने तक मेरे को इनके दिमाग में क्या सोच विचार है लड़कों को लेकर, लड़कियों को लेकर, ये मेरे को जानना है। ठीक है, ये 6 महीने या फिर 1 साल तक मेरा पूरा जो काम है वो चलने वाला है। लेकिन इन्होंने क्या करा, 6 महीने तक अगर मेरा काम चलने वाला है ना, तो इन्होंने क्या करा, 3 महीने तो ठीक है मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करा, बाद में रिसर्च में है ना, बाद में रिसर्च का काम को छोड़कर चले गए। जो मेरे पार्टिसिपेंट है 3 महीने तक तो पार्टिसिपेट करा, बाद में रिसर्च के काम को छोड़कर चले गए। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं एटरेशन
थ्रेट। ये क्या है, हमारा एट्रिशन थ्रेट कहलाता है। जब हमारे पार्टिसिपेंट हमारी रिसर्च को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, वो होता है आपका एट्रिशन थ्रेट। ठीक है, एक आता है आपका चयन संबंधी खतरा यानी कि सिलेक्शन थ्रेट। मैंने कुछ ऐसे सैंपल को चूज करा है जो सैंपल मेरी रिसर्च को सूट ही नहीं कर रहा है, अलग अलग है, रिसर्च कुछ और करना चाहती हूँ मैं, सैंपल कुछ और चूज कर रही हूँ। तो ये क्या है, जो मैंने सिलेक्शन करा है ना, जो मैंने चयन करा है वो ही सही नहीं है। तो आपका है ना चयन संबंधी जो खतरा होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन थ्रेट। एट्रिशन थ्रेट मैंने बता ही दिया है। चयन संबंधी जो आपका खतरा होता है वो क्या है, जो भी आपके पार्टिसिपेंट है आपकी रिसर्च को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी, यानी कि आपके अध्ययन को आपके अध्ययन में बीच से ही है ना बाहर हो जाते हैं, अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं, यानी कि आपकी रिसर्च को आधे काम में ही छोड़कर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एट्रिशन थ्रेट। अभी भी आपका जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, ये जो आपका ऑप्शन है वो आपके किसी एक क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, मैच द कॉलम का कोई क्वेश्चन आया था तो वहां पे ये एट्रिशन थ्रेट जो है ये वर्ड आपका दे रखा था। ठीक है, हिस्ट्री थ्रेट क्या होता है, इतिहास का खतरा क्या होता है, जब भी मैं रिसर्च कर रही हूँ तो रिसर्च को करते टाइम पे कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स होते हैं, बाहरी यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर जो रिसर्च से जुड़े हुए नहीं है, मेरा जो काम है उससे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी रिसर्च को अफेक्ट कर रहे हैं, फिर भी मेरी रिसर्च को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन फैक्टर्स को कहते हैं हम हिस्ट्री थ्रेट। ठीक है, उनकी वजह से भी जो हमारी वैलिडिटी है वो क्या होती है, थ्रेट होती है, उसमें फिर खतरा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हिस्ट्री थ्रेट। ठीक है, एक आता है टेस्टिंग यानी कि परीक्षण संबंधी खतरा। टेस्टिंग से जुड़ा हुआ खतरा क्या होता है, हमारी वैलिडिटी में टेस्टिंग से जुड़ा हुआ ये खतरा होता है कि सपोज मेरे को कोई रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के लिए मेरे को प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करना है, यानी कि कुछ लोगों पे मेरे को है ना चेक करना है कि भाई ये टेस्ट करने से पहले इनमें क्या बदलाव थे और अब ये जो मैं टेस्ट कर रही हूँ इसके बाद में इनमें क्या बदलाव लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को प्री टेस्ट करना है। ठीक है, एक तो प्री टेस्ट हो गया और एक मेरा हो गया पोस्ट टेस्ट। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, एक प्री टेस्ट हो गया, एक पोस्ट टेस्ट हो गया। अब क्या हुआ, टेस्टिंग से क्या फर्क पड़ेगा मेरी रिसर्च में, मैंने पार्टिसिपेंट को 10 क्वेश्चन दिए। एक बार जब मैंने उनको 10 क्वेश्चन दिए तो पहली बार जब वो उस टेस्ट को दे रहे थे, जब मेरे को उनसे डेटा कलेक्ट करना था और मैंने उनको टेस्ट लिया, तो पहली बार जब वो उन टेस्ट का आंसर दे रहे थे तब हो सकता है कि भाई उनका जो आंसर है वो कुछ और आए, लेकिन मैं जब दोबारा से सेम टेस्ट उनको दूंगी तो अब उनको पता चल गया भाई मैडम किस तरीके का टेस्ट देने वाली है, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछने वाली है, इन क्वेश्चन का कैसे हमको आंसर देना है। ठीक है, उनको एक आइडिया मिल गया। अब जब मैं दोबारा से पोस्ट टेस्ट लूंगी ना उनका, जब मैं दोबारा से उनको टेस्टिंग करूंगी तब उनके जो विचार होंगे अब वो बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि पहले वाले टेस्ट के अकॉर्डिंग अब उनको आइडिया लग चुका है। तो इससे भी क्या होगा, मेरी जो रिसर्च है उसमें खतरा बनेगा, मेरी जो रिसर्च है वो वैध नहीं कहला सकती है। भाई पहले लोगों का जो देखने का नजरिया था, सोचने समझने का जो नजरिया था वो पहले कुछ और था, टेस्ट देने के बाद में कुछ और बन गया। तो ऐसे अलग अलग विचारों को हम वैध कैसे बता सकते हैं, रिसर्च में नहीं बता सकते हैं। यही होती है आपकी टेस्टिंग थ्रेट यानी कि परीक्षण संबंधी खतरा। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए हैं तो वापस से वीडियो को शुरू से देखो, फिर से समझो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछता है, आपको असर्शन रीजन दे रखा है, आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। असर्शन बोल रहा है एक्सपेरिमेंट रिसर्च अलाव यू टू एल्यूमिनेट इन्फ्लुएंसेस ऑफ मेनी एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, यानी कि जो आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है आपको है ना जो बाहरी कारक होते हैं उनके प्रभाव को दूर करने के लिए कहता है। ठीक है, और जो आपका रीजन है वो क्या बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरमेंट इज एज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, आपको बताना है। तो पहला क्या बोल रहा है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इसमें कुछ ना कुछ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो हमको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, यानी कि जो मैं रिसर्च कर रही हूँ उसमें कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं जो मेरी रिसर्च को अफेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को क्या करना है, उन बाहरी तत्वों को कंट्रोल करके रखना है ताकि वो मेरी रिसर्च पे अपना प्रभाव ना डाल सके। वो मेरी रिसर्च पे प्रभाव डालेंगे तो क्या होगा, मेरी रिसर्च में जो मैं रिजल्ट लेकर आना चाहती हूँ वो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई जो मैंने रिसर्च में काम करा है वाकई में जो रिजल्ट आया है वो मेरे उस काम की वजह से आया है या फिर ये बाहरी तत्वों की वजह से रिजल्ट आया है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ठीक है, तो जो आपकी वैधता होगी फिर रिसर्च में वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो आपके एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, जो आपके बाहरी कारक होते हैं जो आपकी रिसर्च को प्रभावित करते हैं, हमको उन कारकों को कंट्रोल करके रखना पड़ता है ताकि रिसर्च जो है वो सही ढंग से हो सके। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बात कर रहा है,
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें वेरिएबल्स जो है उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स में हम हेर फेर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बोला है कि उसमें हमको जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा यथासंभव हो सके, हमको उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। अभी मैंने बताया जो हमारे बाहरी फैक्टर है अगर हम उनको नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो हमारी जो रिसर्च का रिजल्ट है वो प्रभावित होगा, यानी कि बिल्कुल सही बात है, हमको हमारे बाहरी फैक्टर को नियंत्रण में भी रखना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी एकदम करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, जा रही हूँ, नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ इसके आगे पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी समझा रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आगे पीछे के क्या कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हैं वो भी आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। अब अगला सवाल में आपको दो कथन दे रखे हैं, पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डाइकोटमस, यानी कि जो आपका आश्रित चर है वो कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। और दूसरा कथन बोला है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज डाइकोटमस, यानी कि स्वतंत्र चर जो है वो सदैव आपका द्विभाजी ही होगा। तो कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका गलत है, तो दोनों ही कथन जो है यहाँ पे आपके गलत है। क्यों, पहला बोल रहा है कि जो आपके आश्रित चर है, जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा ही आपके द्विभाजी होंगे, हमेशा जरूरी नहीं है, कभी हो भी सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोला है कि जो आपके स्वतंत्र चर है, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सदैव ही द्विभाजी होंगे, यानी कि वो हमेशा आपके डाइकोटमस होंगे, तो जरूरी नहीं है, कभी डाइकोटमस हो भी सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते हैं, तो दूसरा कथन भी आपका गलत हो गया। पहला बोल रहा है कि वो कभी भी द्विभाजी नहीं होंगे, ठीक है, वो मैंने गलती से बोल दिया, पहला वाला ये बोल रहा है कि जो आपके आश्रित चर हैं वो कभी भी द्विभाजी नहीं होंगे, कभी भी डाइकोटमस नहीं होंगे, नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा बोल रहा है कथन जो आपके स्वतंत्र चर है वो हमेशा ही द्विभाजी होंगे, ऐसा भी नहीं है भाई, तो दोनों ही कथन आपके गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, द रिक्वायरमेंट इन रिसर्च दैट स्पेसिफाइज दैट रिसर्च मस्ट नोटिफाई पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन रिसर्च एंड एनी रिस्क इन्वॉल्व इज नोन एज, यानी कि शोध कार्य में शोध से संबंधित प्रतिभागियों को प्रतिभागिता के स्वरूप, प्रकृति, शोध तथा इसके जोखिम, इसका जो जोखिम होता है जोखिम से अवगत कराने की अपेक्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट या फिर कोवर्जन, यानी कि बल प्रयोग। सवाल क्या बोलता है, आसान भाषा में समझाती हूँ। सवाल ये पूछ रहा है कि आप जब भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो पार्टिसिपेंट्स है, जो आपके प्रतिभागी है, यानी कि जो आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपके है ना पार्टिसिपेंट है, जो आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी रिसर्च में क्या खतरा होने वाला है, क्या रिस्क होने वाला है, वो सारी जानकारी अपने जो पार्टिसिपेंट है उनको बताते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनामत्व कहते हैं, यानी कि एनोनिमिटी कहते हैं क्या, गोपनीयता यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं क्या, सूचित सहमति कहते हैं या फिर बल प्रयोग कहते हैं। बल प्रयोग यहाँ पे किसी बल का या फिर फोर्स का यूज का शब्द तो यहाँ पे आया ही नहीं है, एलिमिनेट करो, ठीक है। अनामत्व यानी कि एनोनिमिटी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपनीयता तो हम क्या बोलते हैं इसको, गोपनीयता यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेट रखनी है, कोई बात हमको छुपा के रखनी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आपको अपने पार्टिसिपेंट को रिस्क के बारे में बताना है, छुपा के नहीं रखना है, तो सेकंड वाला भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बच रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मेरे को नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, यानी कि मैं अगर एग्जाम हॉल में होती तो मेरे को नहीं पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन मैं एलिमिनेट करके भी इसका आंसर आसान तरीके से निकाल पा रही हूँ, ठीक है। अब थर्ड क्या बोलता है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि सूचित सहमति। जब भी आप अपने पार्टिसिपेंट को रिसर्च करने से पहले, यानी कि जब भी आपके पार्टिसिपेंट आपकी रिसर्च में करना शुरू करते हैं, अपनी भागीदारी देना शुरू करते हैं, तो रिसर्च शुरू करने से पहले ही आपकी रिसर्च में अगर कुछ खतरा है, कोई रिस्क है, ठीक है, उनकी जान का जोखिम है, या फिर उनका और जान के अलावा भी काफ़ी सारे जोखिम होते हैं भाई, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बाहर आ सकती है, उनके जो सीक्रेट हैं उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए क्या वो बाहर आ सकते हैं, इनसे जो भी जुड़े हुए जो भी जोखिम होते हैं वो आपको पहले अपने प्रतिभागियों को बताना होता है, अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना होता है कि भाई मेरी रिसर्च है, इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। अब आप देख लो, अगर आपको सही लगता है तो ही पार्टिसिपेट करो, वरना मत पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, सूचित सहमति, आप पहले ही उनको सूचना दे रहे हो, ठीक है, वो सहमत है कि भाई हाँ ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है आपकी रिसर्च में परफॉर्म करने से, तो फिर वो आपकी रिसर्च में भागीदारी देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविस्ट इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना असंभव है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या होता है, एक होता है आपका पॉजिटिविज्म, एक होता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है।
ये जो पॉजिटिविज्म जो टर्म है ये आपका कॉम्टे ने दिया था, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, कॉम्टे ने आपका पॉजिटिविज्म का जो टर्म है ये दिया था। अब पॉजिटिविज्म क्या कहता है, पॉजिटिविज्म सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात करता है और सिर्फ फैक्ट की बात करता है कि दुनिया में जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस है, साइंस के परे कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म साइंस के साथ साथ कुछ आपकी जो लॉजिकल बातें हैं ना, जो साइंस से थोड़ी सी परे है, ये उनको भी सपोर्ट करता है। पॉजिटिविज्म कहता है कि जिस चीज को हम साइंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ वही चीजें हम मानेंगे कि इस दुनिया में उसका अस्तित्व है। अगर कोई चीज साइंस प्रूव नहीं कर सकती है, यानी कि उस चीज का इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये बात करता है पॉजिटिविज्म, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ साइंस के ऊपर फोकस करता है। एक आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो कि पॉजिटिविज्म के बाद की आइडियोलॉजी है। पोस्ट लिखा हुआ है ना, तो पोस्ट यानी कि बाद की, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, पॉजिटिविज्म जो आपका प्रत्यक्षवाद है उसके बाद में आता है आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो ये क्या कहता है कि आपकी साइंस तो है ही है, ठीक है भाई, आपकी विज्ञान है यानी कि साइंस से जुड़ी हुई चीजें तो है, लेकिन साइंस के अलावा भी कुछ लॉजिकल चीजें भी होती है जो इंसान का दिमाग जो है वो उसकी सोच से परे होती है, ठीक है, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। अब आपसे क्वेश्चन में जो है वो उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में पूछा है, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में यहाँ पे ये पूछा है कि जो आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद है उनके अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना असंभव है, यानी कि कौन सा पोस्ट पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है अचीव करना, ऑब्जेक्टिविटी है ना, एब्स्ट्रैक्शन, प्रिडिक्टेबिलिटी या फिर क्वालिटेटिव असर्शन। तो वस्तुनिष्ठता जो है, ऑब्जेक्टिविटी जो है, वो पोस्ट पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है अचीव करना। अब इसका क्या मतलब होता है, एक होती है आपकी टर्म सब्जेक्टिव, एक होती है आपकी टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट है ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, ये आपकी सब्जेक्टिविटी की बात करता है, ना कि ऑब्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी यानी कि हर एक इंसान के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो अलग अलग है, लेकिन पोस्ट जो आपका पॉजिटिविज्म है वो बात करता है वस्तुनिष्ठता की, यानी वस्तुनिष्ठता की, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। भाई सब सिर्फ और सिर्फ साइंस ही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलिड आंसर है, एक ही वैलिड रिजल्ट है किसी भी चीज़ का, सबके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो एक ही आएगा। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, ये सब्जेक्टिव की बात करता है, भाई नहीं, सिर्फ एक ही वैलिड आंसर नहीं हो सकता है, इतने सारे लोग हैं, सबका अलग अलग दिमाग है, अलग अलग सोचने का तरीका है, तो जो रिजल्ट है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का आंसर है वो एक कैसे आ सकता है, सबके अकॉर्डिंग वो अपना अपना अलग अलग होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। तो ये जो है ऑब्जेक्टिविटी को नकारते हैं और सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। तो यही पूछा था कि इनके लिए इम्पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि ये इसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, द क्वेश्चन ऑफ वेदर रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू, यानी कि यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परे सामान्यकृत किया जा सकता है, जो है वो किससे संबंधित है, मेजरमेंट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल या फिर इकोलॉजिकल वैलिडिटी। अगेन वैलिडिटी से सवाल आ चुका है क्योंकि बार बार ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, अगर आपने मेरे पेड कोर्सेज लिए हैं तो मैंने आपको टर्म यहाँ पे ये एक शब्द देखकर ही आप इसका आंसर बता दोगे कि इसका आंसर है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। मैंने आपको वहाँ पे वैलिडिटी जो है उसके टाइप्स भी करवाए हैं, टोटल 12 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिसर्च की 12 विशेषताएं होती है, उसमें से एक होती है इंटरनल वैलिडिटी, एक होती है आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक होती है आंतरिक वैधता, एक होती है बाहरी वैधता। बाहरी वैधता जो है इसको हम जनरलाइजेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सामान्यीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये शब्द आपको पता था, ये पूरी बात आपको पता थी, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका मतलब समझते हैं कि बोल क्या रहा है। ये सवाल पूछ रहा है कि अगर आपने कोई रिसर्च करी है, उसका कोई रिजल्ट आया है, ठीक है, मैंने बताया था कि मैं सैंपल के ऊपर रिसर्च करूंगी, सैंपल के ऊपर रिसर्च करने के बाद में मेरा सपोज कुछ एक्स रिजल्ट आ गया। अब मैं ये कहूंगी कि ये जो मेरा छोटा सैंपल है जिसके ऊपर मैंने रिसर्च करी थी, इसके ऊपर ये एक्स रिजल्ट आया है, यानी कि मेरी बाकी की पूरी बची हुई पॉपुलेशन के ऊपर रिजल्ट जो है वो भी एक्स ही आएगा, यानी कि इस सैंपल पे जो रिजल्ट आया है वो मैं बाकी की बची हुई पॉपुलेशन पे भी उस रिजल्ट को अप्लाई कर सकती हूँ। इसको कौन सी वैधता कहते हैं, इसको हम जनरलाइजेबिलिटी के नाम से कहते हैं कि जब हमारा पॉपुलेशन, जब हमारा जो सैंपल है उस पर कोई रिजल्ट आता है और उसका रिजल्ट जब हम हमारी बाकी की पॉपुलेशन, बाकी की जनसंख्या पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इट इज़ नोन एज जनरलाइजेबिलिटी, जिसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाहरी वैधता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल वुड हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट, निम्नलिखित में से किन चरों में, यानी कि किन चरों के प्रकार में जो आपका है ना वास्तविक शून्य बिंदु होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या फिर रेशियो स्केल। ये सेम क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था
सेम क्वेश्चन नहीं, मतलब इन और है ना, ये जो आपके अलग अलग प्रकार की स्केल्स होती है इनसे आपका 18 जून को भी क्वेश्चन आया था। मैंने इससे जुड़ी हुई एक वीडियो करवाई है जहाँ पे मैंने आपको ट्रू जीरो पॉइंट के बारे में बताया है, ठीक है। अब नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो स्केल, इन चारों ही स्केल्स के बारे में अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन कराया है कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो मेरे जो नोट्स है वहीं से ही आया है, ठीक है। तो वो क्लास आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे इन चारों ऑप्शन को मैंने ढंग से समझाया है। अब सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे समझाऊंगी, वो सारा वापस नहीं समझाऊंगी, ठीक है। ट्रू जीरो पॉइंट का क्या मतलब होता है, वास्तविक शून्य बिंदु का क्या मतलब होता है, इसमें आपकी दो चीजें जुड़ी हुई है, एक है आपका इंटरनल, एक है आपका रेशियो स्केल। इंटरनल स्केल जो है यहाँ पे आपका ट्रू जीरो पॉइंट जो है वो नहीं होता है, जो रेशियो स्केल है यहाँ पे आपका ट्रू जीरो पॉइंट जो है वो होता है, यानी कि मध्यांतर स्केल जो है उसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, वास्तविक शून्य बिंदु जो है वो नहीं होता है। लेकिन अनुपात स्केल जो है, रेशियो स्केल जो है, यहाँ पे आपका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मध्यांतर स्केल है उसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जीरो का मतलब है कि ये जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ठीक है। और रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो ही होता है। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, ये क्या मतलब हुआ, कंफ्यूज कर दिया मैंने, तो इसका एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मैंने ये सेम एग्जाम्पल अभी आपको रिसेंट वीडियो बता रही हूँ ना, उसमें भी दिया था। आपको घड़ी में रात को आपने देखा होगा ऐसे 12 जब बजते ना तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 0 और 0, है ना। आपने देखा होगा काफ़ी सारी घड़ी में जब रात को 12 बजते हैं तो ये टाइम लिखा हुआ रहता है 0 0। तो अब इसका मतलब क्या है, क्या 0 0 है, यानी कि क्या वो कोई समय ही नहीं है उस टाइम पे, समय रुक चुका है, समय बंद हो गया है, 0 समय हो गया है, मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि 0 0 यानी कि 12 बज चुके हैं, यानी कि यहाँ पे 0 का मतलब 0 तो नहीं है। 0 क्या होता है, 0 तो शून्य होता है, पर क्या यहाँ पे 0 का मतलब वाकई में 0 है, नहीं। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब कुछ है, कुछ नंबर को दिखा रहा है। ये कौन से नंबर को दिखा रहा है, 12 को दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे है। 0 का मतलब 0 नहीं है। ये होती है आपकी मध्यांतर स्केल, इंटरवल स्केल। रेशियो स्केल, अनुपात स्केल क्या होती है, जहाँ पे 0 का मतलब 0 ही होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये जो चीज़ है इसका वेट 0 है, तो अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि 0 मतलब कुछ तो है इसका वेट, नहीं। यहाँ पे 0 का मतलब 0 ही कहलाएगा, भी वेट 0 है यानी कि इसका कोई वेट ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रू जीरो पॉइंट, वास्तविक शून्य बिंदु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये पूछा है कि वास्तविक शून्य बिंदु किस में होता है, रेशियो स्केल में होता है और इंटरवल में नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, आपको एडवांटेज बताना है ओपन एंडेड क्वेश्चन का, यानी कि सर्वेक्षण शोध में है ना आबाद प्रश्नों के है ना जो लाभ है उनका क्या आपको है ना पहचान करनी है। आपको इन तीनों ऑप्शन में से, यानी कि जो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको उनके एडवांटेज, उनके लाभ के बारे में पहचान करनी है। तीनों ऑप्शन में से 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जहाँ पे सभी लोग अपने है ना विचार जो है वो आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड जहाँ पे हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उन चारों ऑप्शन में से ही हमको हमारा आंसर जो है वो चूज करना होगा। जैसे कि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके क्लोज एंडेड होते हैं। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है आपके ऐसे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं निबंधात्मक, वो आपके ओपन एंडेड होते हैं, जहाँ पे आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, निबंध लिख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन क्लोज एंडेड जहाँ पे एमसीक्यू, जहाँ पे हमसे 4 ऑप्शन बोलते हैं, उन चारों ऑप्शन में से ही हमको हमारा आंसर जो है वो चूज करना होता है। ये होते हैं ओपन एंडेड और क्वेश्चन है ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है इनका एडवांटेज क्या है, रेस्पोंडेंट आंसर इन देयर ओन पोस्ट, दे कैन बी डन क्विकली, या फिर दे अलाउ डेरिवेशन ऑफ अनयूजुअल आंसर्स, यानी कि उत्तरदाता अपने स्वयं के शब्दों में उत्तर देते हैं, वह साक्षात्कारताओं द्वारा शीघ्रता से किया जाता है, या फिर वे असामान्य उत्तरों के व्युत्पन्न करने के लिए है ना अनुमति देते हैं, यानी कि अनयूजुअल आंसर के लिए अनुमति देते हैं, अलाउ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। बी क्या बोल रहा है, वो क्विकली हो जाते हैं, क्विकली नहीं होते हैं, टाइम लगता है। ओपन एंडेड है, अपना निबंध लिखने के लिए आपको समय लगेगा, लेकिन 4 ऑप्शन में से ही एक आंसर चूज करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पूरे के पूरे विचारों को व्यक्त करना है, पूरा निबंध लिखना है, पूरे लॉन्ग आंसर लिखने हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या बोला है कि वो जल्दी हो जाते हैं, वो जल्दी नहीं होते हैं, ये इसका एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हटा दो तो बचता है एक ही ऑप्शन, यानी कि आंसर नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सैम्पलिंग प्रोसीजर इन विच एवरी सब्जेक्ट ऑफ अ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि नमूनाकरण प्रक्रिया जिसमें किसी जनसंख्या के प्रत्येक विषय को चयनित करने के लिए समान संभावना होती है। पर्पसिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी। तो सैम्पलिंग मेथड जो है आपका सेकंड फेवरेट टॉपिक बन चुका है आजकल एनटीए का, ठीक है।
फर्स्ट वाला तो वो वैलिडिटी वाला है, ठीक है। अब ये आपका सेकंड फेवरेट है, या फिर ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे पूछा है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ सैम्पलिंग है जहाँ पे जो आपके पार्टिसिपेंट है उनको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। आपका है ना इक्वल यानी कि समान संभावना होती है चयनित होने के लिए, तो वो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, यानी कि संभावना नमूनाकरण में। जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वहाँ पे हम सभी लोगों के पास में इक्वल चांस होता है पार्टिसिपेंट्स के पास में कि हम उनको चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास में कोई एक बाउल है, ठीक है, उस बोल के अंदर काफ़ी सारी चिट पड़ी है, ये ऐसे चिट पड़ी है काफ़ी सारी। अब इन चिट में से 10 लोगों का, ये 10 लोगों की चिट है और 10 लोगों का यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है। अब मैं इस बोल में से एक चिट को उठाऊंगी, तो यानी कि यहाँ पे ये जो 10 लोग जिनका नाम लिखा हुआ है इन पर्चियों के अंदर, ठीक है, अब इन पर्चियों में जिन भी 10 लोगों का नाम लिखा हुआ है उनके पास में समान संभावना है सिलेक्ट होने के लिए। ऐसा थोड़ा ना है कि भाई कोई भी एक आदमी के पास में ज़्यादा संभावना है, नहीं, वो एक ही बोल में रखे हुए हैं, सबकी जो 10 चिट है वो भी एक ही जगह रखी हुई है, मैं किसी को भी उठा सकती हूँ, सबके पास में समान संभावना है, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है संभावना नमूनाकरण, वो इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और जो भी आपको नए कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे अब वो आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से आ गए होंगे। और अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, और साथ ही साथ कॉमेंट करके भी बताना, ठीक है। थैंक यू।